हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बता दो इस वीडियो के बारे में, तो ये जो सीरीज चल रहा है काफी दिनों से चल रहा है इस वीडियो का, जिसमें कि हम लोग कुछ जीके जीएस का प्रश्न करते हैं, जिसमें कि इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, जो भी प्रश्न आ रहा है उसका एनालिसिस आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कितना चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो देखिए आप लोग, तभी इस वीडियो के बारे में पता चलेगा कि कितना अच्छा वीडियो है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर बिहार के किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफी बढ़िया है। और भी कोई एग्जाम्स का पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि जीके जीएस आता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, और भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है और हर शाम 7 बजे ये वीडियो आती है। तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े और अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था। बताना है कि मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था। लखनऊ सत्र, लाहौर सत्र, कराची सत्र या फिर बॉम्बे सत्र। तो आप सभी को बता दूं, जो कांग्रेस था, ये मौलिक अधिकारों को कराची सत्र में क्या किया था कि अपनाया था। कराची सत्र में अपनाया था मौलिक अधिकारों को। चलिए, अब हम लोग कराची सत्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक ना। तो देखिए, कराची सत्र सबसे पहले तो 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1931 में। और यह सत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक ना। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रस्ताव का मसौदा, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा कौन तैयार किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार जैसे नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जब मौलिक अधिकार कराची सत्र में क्या किया गया था, तो प्रस्तावित किया गया था, तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सभी चीजें इसमें था। उसके बाद देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक ना, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, 1885 का बॉम्बे अधिवेशन, ठीक ना। 1885 का बॉम्बे अधिवेशन यह प्रथम अधिवेशन था और इसकी जो अध्यक्षता की थी बेगम चंद्र बनर्जी ने की थी। और यहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ, तो आप सभी को पता ही होगा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और बेगम चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1887 का मद्रास अधिवेशन, ये इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने, और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक ना, जिन्होंने 1887 को मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है कि जॉर्ज यूले ने की थी। जॉर्ज यूले ने की थी और यह प्रथम अंग्रेज थे। यानी भारत, पूछेगा कि प्रथम कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। उसके बाद 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ध्यान रखिए, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, काफी इंपॉर्टेंट। और इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन। ध्यान रखिए, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, ठीक ना, नरम दल और गरम दल में। इसे सूरत फुट भी कहते हैं, इसे सूरत फुट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? तो कल 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। और नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन पूछ लेगा किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1924 के बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन। 1924 का काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो जाता है, बेलगाम में जो हुआ था महात्मा गांधी की एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी किए थे कांग्रेस की, वो बेलगाम अधिवेशन ही था। 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन
जो है कि सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारत की प्रथम भारतीय महिला जो सरोजिनी नायडू थी, ये अध्यक्ष बनी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का संकल्प, और इसके अध्यक्ष नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प रखा गया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प किसमें रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। उसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन, जो कि हम लोग देखा ही, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव, ठीक ना, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव किसमें लाया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। उसके बाद 1937 के फैसलपुर अधिवेशन, 1937 के फैसलपुर अधिवेशन, यह किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। 1937 का फैसलपुर अधिवेशन जो था, यह किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। उसके बाद 1938-39 सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष चुना जाना और बाद में इस्तीफा। देखिए 1938 में जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1939 में क्या हुआ था कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक ना, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखिए इस हाँ 1938 को त्रिपुरी अधिवेशन कहा जाता है, ठीक ना, ये त्रिपुरी अधिवेशन। उसके बाद 1946 का मेरठ अधिवेशन, 1946 का मेरठ अधिवेशन, ये आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन जिसके अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किए थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत की आजादी से पहले की आखिरी अधिवेशन, जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले, जो कि 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किए थे, जेबी कृपलानी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि इनमें से किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना, बिहार दिवस के रूप में बताना है किस दिन को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो सबको ही पता होगा। तो आइए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन की जयंती पर। उसके बाद 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जयंती पर। उसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर राधा कृष्णन के जयंती पर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर राधा कृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है। उसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस, आप सभी को पता ही होगा 26 नवंबर को ही संविधान बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 2025 की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। 2025 में जो मानव विकास रिपोर्ट आया है उसमें भारत का रैंक क्या है, 128वां, 129वां या फिर 130वां या फिर 132वां। तो ध्यान रखिएगा मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक 130वां है, भारत का रैंक 130वां है। अब देखिए भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, यानी कि 2022 के आंकड़ों के आधार पर पिछली रिपोर्ट में भारत 133वें स्थान पर था, इसमें अब वह 3 स्थान पर ऊपर चढ़ा है। ध्यान रखिए 2022 में जो भारत था 133वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 3 स्थान ऊपर है, यानी कि 130वें स्थान पर है। एचडीआई वैल्यू, भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई मूल्य 0.676 2022 में, और इससे बढ़कर 0.685 हो गया 2023 में, ठीक है ना। तो 2022 का जो मूल्य सूचकांक है ये 0.676 था, और अभी जो है 0.685 हो गया। श्रेणी, भारत अभी भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है, यानी भारत जो है ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में बना हुआ है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रमुख आयाम यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो है ये किस
आयाम पर निकाला जाता है, तो वो है देखिए जीवन प्रत्याशा पर, ठीक ना। यानी कि के समय जीवन प्रत्याशा बढ़कर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बढ़कर 72 वर्ष हो गई। शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उसके बाद देखिए जीवन प्रत्याशा पर, शिक्षा पर और प्रति व्यक्ति आय पर, इन तीन चीजों पर एसडीआई रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक ना। और जैसे कि देखिए जन्म से समय जीवन प्रत्याशा जो है कि बढ़कर 72 वर्ष हो गया। उसके बाद स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष अपेक्षित वर्षों में भी सुधार देखा गया। यानी कि देखिए जीवन का अगर क्या है कि जीवन प्रत्याशा यानी कि लोगों की जीने का दर जो है ये 72 वर्ष हो गया। यानी कि 72 वर्ष तक आदमी भारत में जो एवरेज जीने का ये एवरेज है। उसके बाद देखिए स्कूली शिक्षा में भी सुधार हुआ है और प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले रिपोर्ट के अनुसार अभी के रिपोर्ट में कुछ सुधार हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि एसडीआई जो रिपोर्ट है ये किस बेस पे निकाला जाता है, यानी कि इसका प्रमुख आयाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा जीवन प्रत्याशा, उसके बाद शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए शीर्ष देश, इस रिपोर्ट में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा और उसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का स्थान है। तो शीर्ष देश ध्यान रखिएगा, जो एक नंबर पे आइसलैंड है, उसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। तो ये सभी एसडीआई से संबंधित चीजें थी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1757, 1761, 1764 या फिर 1765। तो ध्यान रखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था, ठीक ना। ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या देख लेंगे, बक्सर का युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। बक्सर का युद्ध, ये तारीख ध्यान रखिएगा 22-23 अक्टूबर 1764, ठीक ना। 22-23 अक्टूबर 1764। एक तरफ अंग्रेज, ध्यान रखिएगा यह अंग्रेज जिसका की नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और दूसरी तरफ 3 संयुक्त सेनाएं, मीर कासिम बंगाल से, सिराजुद्दौला अवध से और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। ये 3 संयुक्त सेना थी, ठीक ना। और एक तरफ से अंग्रेज जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। परिणाम, इसमें अंग्रेजों का निर्णायक जीत हुआ, ठीक ना। बक्सर के युद्ध में किसका जीत हुआ था, तो ये इसी का क्या बोलते हैं कि अंग्रेज का जीत हुआ था। उसके बाद देखिए क्या होता है, तो प्रभाव, इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद क्या होता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है, जिससे अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स वसूलने का हक मिल जाता है, ठीक ना। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है कि अंग्रेजों को कहाँ कहाँ पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का हक मिल जाता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण, अब हम लोग युद्ध देख लेते हैं, ठीक ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। जैसे देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, मोहम्मद गौरी को, 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली, ठीक ना। क्या किया था कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम शासन का नींव रखा था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक ना। बाबर ने क्या करता है कि इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है। उसके बाद खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, और इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध, ये 1539 में लड़ा गया था, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, और इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। अकबर ये अकबर जो था, अकबर का सेनापति बैरम खां का था, और हेमू को हराया गया। अकबर ने हेमू को हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध 1576, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर की सेना जिसके सेनापति मानसिंह थे और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दीघाटी का किसके बीच हुआ था, तो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576। तो सभी का डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सेना भी शासक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ब्रिटिश काल के युद्ध हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव और सिराजुद्दौला को बीच हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि क्लाइव ने बंगाल पर नियंत्रण कर लेता है, क्लाइव बंगाल पर नियंत्रण कर लेता है, ठीक ना।
तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। उसके बाद देखिए बांडीवास का युद्ध 1760, बांडीवास का युद्ध 1760, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया था। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो फ्रांसीसियों को, जो कि 1760 में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, यह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764, इसमें अंग्रेजों ने संयुक्त भारतीय सेना को हराकर भारत में शासन पक्का किया था। तो ये सभी जो युद्ध है ना, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद आयोजन कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, या फिर कुंडलवन में? तो ध्यान रखिएगा, जो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था या परिषद हुआ था, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक ना, पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब देखिए सभी बौद्ध संगीतियां हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रथम जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था, और महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, और महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन, जो त्रिपिटक है, जिसमें बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जिसे कहा जाता है, विनय पिटक, सूत पिटक, तो ये और एक पिटक है। तो दो पिटक, जो विनय पिटक और सूत पिटक है, उसका संकलन जो है कि ये पहले ही बौद्ध संगीति में हो गया था। उसके बाद देखिए दूसरी बौद्ध संगीति हम लोग देखते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में। ठीक ना, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और साबा कामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। ठीक ना, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, साबा कामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। और इसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण विभाजन की शुरुआत, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं में क्या हुआ कि मतभेद होने लगा, जिसके कारण कि बौद्ध धर्म में विभाजन का शुरुआत हो गया। उसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में होता है, मोगली पितुस के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। ठीक ना, और देखिए इसमें जो है कि त्रिपिटक का जो तीसरा पिटक है, इसका जिसका नाम है अभिधम पिटक, इसका संकलन इसी में होता है। और दो जो पिटक है उसका संकलन पहला ही संगीति में, बौद्ध संगीति में हो जाता है, और जो तीसरा है इसका जो है कि तीसरा बौद्ध संगीति में होता है। तो ऐसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो त्रिपिटक का तीसरा अभिधम पिटक है, इसमें इसका जो है कि तीसरी बौद्ध संगीति में इसका वो हुआ था संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये 72 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, और वसुमित्र और अशोघोष की अध्यक्षता में, वसुमित्र और अशोघोष की अध्यक्षता में, और कनिष्क के शासनकाल में। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज, तो बौद्ध धर्म जो है ये हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, चारों बौद्ध संगीति आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी से प्रश्न बनते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कोसी मोची अंत संवर्धन परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाएगा? यानी कि जो कोसी नदी है, ठीक ना, कोसी नदी, उसमें एक परियोजना लाया गया है जिसका नाम है कोसी मोची अंत संवर्धन परियोजना। उसके तहत जो कोसी नदी का पानी है उसको जो है कि एक नदी में मोड़ा जा रहा है, वह नदी का नाम है गंडक। ध्यान रखिएगा, वह नदी का नाम क्या है? तो गंडक। इसको गंडक में मोड़ा जाएगा। ठीक ना, ओ सॉरी, गंडक बोल रहे हैं, मेची नदी जिसे कि महानंदा भी कहा जाता है, मेची नदी जिसे कि महानंदा भी कहा जाता है। ठीक ना, मेची नदी जिसे महानंदा भी कहा जाता है। अब देखिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए कोसी नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोसी नदी का उद्गम देखिए पहले, तो यह तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, और इसका मुख्य धारा अरुण कहलाती है। ठीक ना, जो तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से जो निकलती है ना, तो उसका जो मुख्य धारा है उसको अरुण कहा जाता है। अब देखिए इसे अपनी विनाशकारी बाढ़ और रास्ता बदलने के प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अब देखिए यह बिहार के कटिहार यानी कि कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह क्या करती है कि बिहार के कटिहार जो कुर्सेला जगह है उसके वहीं पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए नेपाल में इसे 7 धाराओं के मिलने के कारण सप्तकोशी कहा जाता है।
नेपाल में इसे 7 धाराओं के मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो सप्तकोशी कहा जाता है, ठीक ना। नेपाल में 7 धाराओं को इसके मिलने के कारण इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। परियोजना, भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना हनुमान नगर बैराज, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए बनाई गई थी। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना, जिसमें कि हनुमान नगर बैराज का निर्माण किया गया था बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, ठीक ना, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए और सिंचाई के लिए, ठीक ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि लुई सुलावा को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटिन किस वर्ष में दिया गया था। गिलोटिन का मतलब होता है, देखिए यह एक सजा है, ठीक ना। यह क्या है, यह एक सजा है। इसमें क्या किया जाता है, तो जो मुजरिम होता है उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक ना। तो यही बताना है कि लुई सुलावा द्वारा को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटिन किस वर्ष में दिया गया था। 1779, 1791, 1793, 1785। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1793 में दिया गया था, ठीक ना, 1793 में दिया गया था। चलिए आइए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, ध्यान रखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नवगठित गणतांत्रिक सरकार नेशनल कन्वेंशन द्वारा 21 जनवरी 1793 को पेरिस के प्लेस डी ला रेवोल्यूशन में लुई सुलावा को सार्वजनिक रूप से गुलोटिन किया गया था। तो कहां पर इसको, तो प्लेस डी ला रेवोल्यूशन में लुई सुलावा को सार्वजनिक रूप से गुलोटिन किया गया था। कब, तो 1793 में। दोष सिद्धि, यानी कि लुई सुलावा को नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह और विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर क्रांति के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया गया था। तो ये जो है कि इस पर दोष लगाया गया था कि लुई सुलावा जो है ये देशद्रोह है, यानी कि विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर क्रांति के खिलाफ साजिश रचता है। उसके बाद देखिए मतदान, उन्हें मृत्यु दंड देने का निर्णय नेशनल कन्वेंशन में हुए एक करीबी मतदान के बाद लिया गया था। देखिए नेशनल कन्वेंशन द्वारा इसकी मृत्यु दंड देने के लिए मतदान किया गया था और काफी करीबी निर्णय रहा था, ठीक ना। महत्व, उनकी मृत्यु ने फ्रांस में सदियों पुराने राजशाही के पूर्ण अंत और गणतंत्र के एक अधिक कट्टरपंथी चरण की शुरुआत को चिन्हित किया। तो ध्यान रखिएगा, लुई सुलावा की मृत्यु ही फ्रांस में क्या किया कि सदियों पुरानी जो राजशाही व्यवस्था चल रहा था उसका अंत हो गया और गणतंत्र का एक अधिक कट्टरपंथी चरण शुरू हुई, ठीक ना। उसके बाद देखिए मैरी एंटोनेट लुई सुलावा की पत्नी रानी मैरी एंटोनेट ने को भी ठीक 9 महीने बाद अक्टूबर 1793 में गुलोटिन किया गया था। तो देखिए लुई सुलावा की जो पत्नी थी रानी मैरी एंटोनेट, इनको भी 1799 में क्या किया, 1793 में, जो कि अक्टूबर में, ठीक ना, इनकी मृत्यु के 9 महीने बाद लुई सुलावा के 9 महीने बाद जो है कि 1793 में इनको भी, इनकी पत्नी को भी क्या किया जाता है, तो गुलोटिन किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 1930, 1931, 1932, 1933। तो ध्यान रखिए द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है ये 1931 में, ठीक ना, 1931 में आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। अब देखिए सभी गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये नवंबर 1930 जनवरी 1931 तक जो पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। और इसमें देखिए कांग्रेस ने बहिष्कार किया, ठीक ना, इसमें कांग्रेस ने क्या किया था, तो बहिष्कार किया था। और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दलित वर्ग, जो कि दलित वर्ग की तरफ से कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर, ये शामिल हुए, ठीक ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कौन किया था, तो कांग्रेस किया था। और इसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और दलित वर्ग ये सभी शामिल हुए थे। उसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से लेकर दिसंबर 1931, यानी कि 1931 में सितंबर से दिसंबर तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसी में गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ठीक ना। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
तो ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 2032 में 1932 में हुआ था। कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने बहिष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कौन किया था? कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने, कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने, और बहुत कम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा तृतीय बहुसंगति में बहुत कम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों सम्मेलनों में की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो ध्यान रखिएगा पूछ लेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने। उसके बाद देखिए तीनों में भाग लेने वाले, यानी कि तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद देखिए उद्घाटन, प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम ने किया था। प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था, तो जॉर्ज पंचम प्रथम हम बोल रहे हैं, जॉर्ज पंचम। परिणाम, इन सम्मेलनों के दौरान हुए विचार विमर्श और श्वेत पत्र के आधार पर ही आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। तो देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, तो इन्हीं सम्मेलन के दौरान जो विचार विमर्श हुए थे, यानी कि जो भी फैसला या फिर बातें उसमें हुई थी उस पर विचार किया गया था, उसी के आधार पर क्या हुआ कि आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया, ठीक ना। उसी के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जो थे ये किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 1910, 1912, 1915, 1917। तो आप सभी को पता होगा कि जो महात्मा गांधी है ये 1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ये गए थे 1893 में, लेकिन ये लौटे थे 1915 में, ठीक ना, 1915 में लौटे थे। आइए अब इनके बारे में सभी चीजें हम लोग जान लेते हैं। देखिए भारतीय प्रवासी दिवस, यानी कि उनकी वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 9 जनवरी का आप सभी को पता ही होगा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि इसी दिन महात्मा गांधी आए थे अफ्रीका से, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत लौटने पर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और गोखले की सलाह पर ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण किया था। तो देखिए वो जब भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या किया, तो राजनीतिक गुरु बनाया, और उन्हीं के सलाह पर ये राजनीति में प्रवेश करने से पहले क्या किया कि पूरे भारत का भ्रमण किया। और देखिए पहला सत्याग्रह, ये भारत लौटने के बाद उनका पहला और बड़ा सफल आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। आप सभी को पता ही होगा चंपारण सत्याग्रह जो कि नील की खेती के लिए था, जिस पर कि अंग्रेजों द्वारा 20 कट्ठा खेत पर नील की खेती करने के लिए बोला जा रहा था। उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और इनको बिहार आने के लिए, ध्यान रखिएगा, बिहार आने के लिए जो न्योता दिया था ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो इनका सफल आंदोलन जो है भारत में पहला 1917 का चंपारण सत्याग्रह ही था, ध्यान रखिएगा। प्रमुख आंदोलन, इनका प्रमुख आंदोलन हम लोग देख लेते हैं क्रमवार। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक ना, इनका भारत में पहला सफल सत्याग्रह था नील खेती के विरोध में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। चलिए उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल ये 1918 में करते हैं, और पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था, ठीक ना। प्रथम बार ये भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था, तो 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में करते हैं, और यह टैक्स ना, यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो टैक्स वसूला जा रहा था उसको, यानी कि जब अकाल पड़ गया था फिर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे कि टैक्स ले रहे थे। तो इसमें इसी के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया था 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920-22 द्वारा, ये गांधी जी द्वारा ही चलाया गया था असहयोग आंदोलन। और देखिए चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था कि चौरी चौरा घटना हुआ था, आप सभी को पता होगा। चौरा चौरी स्टेशन जो था पुलिस स्टेशन, वहां पर ये आंदोलनकारियों द्वारा, जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे, इनके द्वारा
उस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मियों का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक ना। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च 1930। इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं 1930 में, और नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक ना। और नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए, दांडी मार्च की शुरुआत ये 1930 में करते हैं, और नमक नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक ना। नमक बनाकर ये क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, और ये वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो देखिए महात्मा गांधी का सबसे अंतिम आंदोलन जो था, ये भारत छोड़ो आंदोलन ही था 1942 का। और इसी दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक ना। करो या मरो का नारा इसी दौरान दिया था। अब देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक एवं पत्र, महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण पुस्तक एवं पत्र देख लेते हैं। देखिए जैसे देखिए, पहला हिंद स्वराज, ठीक ना। महात्मा गांधी का पुस्तक पहला हिंद स्वराज, उसके बाद सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो कि बार बार पूछता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समाचार पत्र, इनका समाचार पत्र की बात करें तो इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, ठीक ना। जो इंडियन ओपिनियन है, ये इसका प्रकाशन किए थे दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सभी का भारत में प्रकाशन किए थे। तो महात्मा गांधी के समाचार पत्र भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को एक भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक ना। जो भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, जिससे भी बन सकता है, सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कवर करवाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में पूरी बने रहें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 10वां संशोधन अधिनियम किया गया था। बताइए किस वर्ष 10वां संशोधन अधिनियम हुआ था। 10वां संशोधन अधिनियम 1956 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में। तो ध्यान रखिएगा, जो 10वां संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 1961 में हुआ था, ठीक ना। देखिएगा, ये जो 10वां संशोधन हुआ था, ये 1961 में हुआ था, ठीक ना। ध्यान रखिए 1961 में। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ था, ठीक ना। तो जो ये 10वां संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ था, इसमें दादर और नगर हवेली को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 10वां संशोधन में जो संविधान संशोधन था, ये 1961 में जो हुआ था, इसमें दादर और नगर हवेली, आप सभी को पता ही होगा, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद देखिए, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला जो हुआ था संविधान संशोधन, ये 1951 में हुआ था। भारत में जो भारत का पहला संविधान संशोधन, ये 1951 में हुआ था, और इसके द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार से संबंधित, ठीक ना। भूमि सुधार से संबंधित जो है कि पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और 7वीं अनुसूची का में बदलाव, ठीक है। 7वां संशोधन अधिनियम जो है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1956 में हुआ था, और इसी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और 7वीं अनुसूची में कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद देखिए 24वां संशोधन 1971, 24वां संशोधन 1971 में हुआ था, और इसमें संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति दी गई। देखिए 24वां संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था, जो कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित, यानी कि मौलिक अधिकार में भी और संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का शक्ति दी गई 24वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक ना। लघु संविधान इसलिए कहा जाता है, इसके द्वारा काफी बदलाव किए गए और काफी चीजें जोड़ी गई थी। जैसे देखिए, प्रस्तावना में जो है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है कि भाग 4 के ए में जोड़ा गया था, ठीक ना। और अनुच्छेद 51 के ए में, आप सभी को पता ही है, कुल अभी कितना 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें कि जो 10 मौलिक कर्तव्य है, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है संशोधन, ये 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन
1978। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और आंतरिक आजादी की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। देखिए जो है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, तो संपत्ति के जो अधिकार था मौलिक अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। और देखिए जो आपातकाल के दौरान आंतरिक अशांति जो शब्द था, इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ठीक ना, इसको हटाकर क्या किया गया, तो सशस्त्र विद्रोह किया गया। उसके बाद देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 इसे दल बदल विरोधी कानून लाया गया और 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक ना, दल बदल विरोधी कानून लाया गया किस संशोधन द्वारा, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़े गए। उसके बाद देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या किया गया, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों संशोधन 1992 में हुआ था, 73वां और 74वां। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के ए के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया। देखिए जो मौलिक कर्तव्य 11वां, जैसा कि आप लोगों ने बताया, नहीं ये जो है कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के ए के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक ना, और यही चीज हुआ जो है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चे से भी संबंधित है। ठीक ना, तो मौलिक कर्तव्य भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 2016 में हुआ था। इसमें देखिए जीएसटी यानी कि वस्तु सेवा कर लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी, भारत में जीएसटी लागू किया गया था। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इसी में दी गई थी। ठीक ना, जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, उसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था 2019 में। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था, महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसे कहा जाता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। 106वां संविधान संशोधन 2023 द्वारा क्या किया गया, तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप सभी को पता ही होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, अनुच्छेद, तो संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। नियुक्ति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के द्वारा इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल, राज्यपाल के कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद पर बने रहते हैं। यानी देखिए ये जो है राज्यपाल, ये जब तक राष्ट्रपति चाहे उनको रख सकता है और जब चाहे वो हटा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। उसके बाद देखिए योग्यता, भारत के नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है ना, देखिए राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक ना, उसके बाद देखिए संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। शपथ दिलाना, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल क्या करते हैं, तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को के पद को शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए इनकी विवेकाधीन शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति है, यानी किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए
सुरक्षित रख सकते हैं अनुच्छेद 200 के अनुसार। यानी राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए ये सुरक्षित रख सकते हैं, ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अध्यादेश, जब विधानसभा सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, ठीक ना। जब विधानसभा में सत्र ना हो रहा होता है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक ना। और जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 121 के तहत 121 के तहत करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्षमादान, राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा को कम या माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक ना। राज्यपाल को भी अपराधों को क्षमा करने की शक्ति है अनुच्छेद 161 में, लेकिन मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते, ठीक ना। मृत्युदंड ये माफ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। और मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, और ये इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 72 में है, ठीक ना, अनुच्छेद 72 में। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था, तो एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद पूछ लेगा कि प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, ठीक ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1921 का मोपला विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है। 1921 का मोपला विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो ध्यान रखिए 1921 का मोपला विद्रोह जो है ये केरल राज्य से संबंधित है, ठीक ना, केरल राज्य से संबंधित है। 1921 का मोपला विद्रोह ये केरल राज्य से संबंधित है। देखिए मोपला विद्रोह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। मोपला विद्रोह तो ये 1921 में हुआ था, ठीक ना। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल का मालाबार क्षेत्र, ठीक ना। केरल के मालाबार क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। नेता पूछ लेगा तो अली मुस्लियार और बरियाम कुनाथू और बरियाम कुनाथू कुंजा अहमद हाजी थे। कारण, यह विद्रोह स्थानीय मुस्लिम किसान मोपला द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों और हिंदू जमींदार नबुंदरी और नायर के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। तो यह जो विद्रोह था ये मुस्लिम किसानों द्वारा शुरू किया गया था, ब्रिटिश अधिकारियों और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध, ठीक ना। और देखिए गांधी जी का संबंध, यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से गहराई से जुड़ा था, लेकिन महात्मा गांधी और शौकत अली ने शुरुआती दौर में इसका समर्थन नहीं किया था। देखिए इस आंदोलन का जो संबंध था ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों से जुड़ा था, लेकिन महात्मा गांधी और शौकत अली जो कि खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, शौकत अली, और असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी, इसका जो है कि मोपला विद्रोह का शुरुआत में ये समर्थन नहीं किए थे। अब देखिए कुछ हम लोग आदिवासी विद्रोह देख लेते हैं जो पूछता है, ठीक ना, और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे संथाल विद्रोह, ये 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855 में हुआ था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, ठीक ना। बिहार और बंगाल के क्षेत्र जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वहां पर हुआ था। इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था, ठीक ना। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था, और अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ। ये भी जो विद्रोह था ये अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ ही था। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 से 1900 के बीच 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, और इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक ना। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक ना। इसका नेतृत्व कौन किया था, तो बिरसा मुंडा। उसके बाद देखिए कोल विद्रोह 1831-32 में होता है, ठीक ना। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और इसके जो नेतृत्व किया था बुद्धू भगत, ठीक ना। कोल विद्रोह के नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह के नेतृत्व बुद्धू भगत, और ये हुआ कहाँ था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कब हुआ था, तो 1931-32 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है। तो बताना है भारत में जो आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो लक्ष्य है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो आइए पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए अवधि जो है ये पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर
2017 तक, यानी कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक बनाए गए हैं। आप सभी को पता ही है, ये योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है, ठीक ना, योजना आयोग द्वारा, जो कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग ला दिया गया, ठीक ना। 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया, तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ला दिया गया। तो अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाती, यानी कि भारत में कुल 100 सॉरी भारत में कुल अभी 12 ही पंचवर्षीय योजना बनाए गए 1951 से लेकर 2017 तक। उसके बाद देखिए पहला पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया, ठीक ना। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहले पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और भाखड़ा नागल जैसे बड़े बांध भी इसी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। उसके बाद देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था, 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया, ठीक ना। भारी उद्योग जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट लगे थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट लगाए गए थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो है कि भिलाई जो स्टील प्लांट लगाया गया था ये रूस की सहयोग से, ठीक ना, भिलाई रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, ठीक ना। और दूसरी पंचवर्षीय जो है ये पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। उसके बाद देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है ये 1961 से लेकर 66 तक है, और इसी में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर लक्ष्य रखा गया था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य इसी में रखा गया था। देखिए चीन और पाक युद्ध के कारण यह सबसे असफल रही। तीसरी युद्ध जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें चीन और पाक युद्ध के कारण यह सबसे असफल रही। उसके बाद देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें ये जो था ये 1969 से लेकर 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक था। स्थिरता के साथ विकास, इसमें स्थिरता के साथ विकास पर ध्यान दिया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना में हुआ था। अब देखिए स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग जो भारत में पहले बार परमाणु परीक्षण किया गया था ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, ठीक ना। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 78 है, ठीक ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच आई थी और इसमें गरीबी हटाओ यानी कि गरीबी हटाओ का नारा पूछ लेगा किस योजना में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और यह योजना समय से 1 साल पहले जनता पार्टी द्वारा खत्म कर दी गई, ठीक ना। यह जो योजना थी ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई थी, यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये 4 साल का ही थी। उसके बाद देखिए छठा पंचवर्षीय योजना, छठा पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 85 तक था। छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक था और इसमें रोजगार और ऊर्जा पर ध्यान दिया गया, रोजगार और ऊर्जा पर ध्यान दिया गया। और नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में हुई थी ये छठे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी, ठीक ना। नाबार्ड जिसे कि किसानों का बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी छठे पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना, छठे पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि परमादेश का क्या अर्थ है। परमादेश का क्या अर्थ है? आपके पास शरीर होना चाहिए, हम आज्ञा देते हैं किस आधार से, या प्रमाणित हो। देखिए परमादेश का जो अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा जब आपका ये मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक ना। वही उसी में से जो परमादेश है ये क्या है, हम आज्ञा देते हैं। तो आइए उन 5 रिट को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसा कि मैंने बताया अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जैसे देखिए पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि अगर आप किसी को पकड़े हुए हैं तो इसे शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि कोर्ट में 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो तो कोर्ट आदेश देता है कि व्यक्ति को सामने लाया जाए और गिरफ्तारी का कारण बताए, ठीक ना। मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है और कारण नहीं बताती है, तो पुलिस को क्या करना है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसको ले जाना है और बताना है कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया है, ठीक ना। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। उसके बाद परमादेश यानी कि
यह क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही हो, यानी कि जब कोई सरकारी अधिकारी या फिर संस्था हो वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही होती है, तो उसे क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है और उसकी कर्तव्यों का पालन करने के लिए। उसके बाद देखिए प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है इसका अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब रोकना, यानी कि ऊपरी अदालत अपने निचले अदालत के किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में से बाहर होती है। यानी कि जो ऊपरी अदालत है वो अपने निचली अदालत, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये क्या कर सकता है कि सुनवाई करने से रोक सकती है, जो कि कोई ऐसा मामला हो जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में ना आता हो और उस पर भी वो सुनवाई कर रहा है, तो उस सुनवाई को रोकने का अधिकार के ऊपरी न्यायालय देती है। उसका देखिए उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो होता है इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित होना। पूर्णतः सूचित होना मतलब कि जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई फैसला सुना दिया हो, तो ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द करने या रिकॉर्ड मंगवाने के लिए इसे जारी कर सकती है। अब देखिए वहां पर तो क्या है कि प्रतिषेध में क्या होता था कि उसी उस ऊपरी न्यायालय रोकती थी, लेकिन मान लीजिए बाय द वे निचली न्यायालय फैसला सुना चुकी है, ठीक ना, तो इसमें क्या करेगा ऊपरी न्यायालय उस फैसले को रद्द कर सकता है या उसका रिकॉर्ड मंगवाएगा कि किस आधार पर ये सुनवाई हुआ है और वो फैसला देगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है, आपका क्या अधिकार है। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है, आपका क्या अधिकार है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है तो कोर्ट उसे पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर है। यानी कि देखिए कोई अधिकारी क्या करता है कि अवैध रूप से कोई पद धारण कर लेता है तो उसे कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से पद पर हैं। इसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग इन पांचों रीट को समझ गए होंगे, ठीक ना, जो कि काफी आसान भाषा में आप लोग को समझा है। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संविधान की आत्मा और हृदय का, यानी देखिए अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ठीक ना। अब हम लोग जाने क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1945, 1946, 1947, 1948। तो ये तो सभी को पता होगा, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अब देखिए गठन कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ था, ठीक ना। संविधान सभा का गठन जो हुआ था ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना। पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक ना। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उद्देश्य उसका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और आगे चलकर यही प्रस्तावना बना। पूछ लेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को, और यही आगे चलकर क्या बना था, तो प्रस्तावना बना था। अब देखिए संविधान बनाने के लिए क्या हुआ था कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का, और इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था, ठीक ना। और यह इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। और देखिए इसके संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कुल सदस्य देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य शुरुआत में 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत में कुल 299 सदस्य ही रहे, ठीक ना। भारत में कुल 299 सदस्य रहे। कुल समय यानी संविधान बनने में कुल समय 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान बनने में कुल समय 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। खर्च लगभग 64 लाख, ठीक ना। संविधान बनाने में कुल खर्च जो आया था 64 लाख रुपए आया था। अंगीकृत देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या होता है कि तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन
संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान जो भारत में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत का संविधान मूल रूप से हाथ से लिखा गया था, ठीक ना। ये जो भारत का संविधान है ये हाथ से लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। और जिसे मुख्य लेखक जो थे प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा थे, प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा, इन्होंने ही अपने हाथों से लिखा था क्या, संविधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। आर आर दिवाकर, जयराम दास दौलत राम, श्री कृष्ण सिंह या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के में बिहार के पहले राज्यपाल जो थे ये जयराम दास दौलत राम थे, ठीक ना, जयराम दास दौलत राम। अब देखिए वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हुसैन, उन्होंने 14 मार्च 2026 को बिहार के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन, सैयद अत्ता हसनैन ये जो है कि 14 मार्च 2026 को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अभी बिहार के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। कौन है अभी, सैयद अत्ता हसनैन। इसके बाद देखिए प्रथम राज्यपाल आजादी के बाद जयराम दास दौलत राम, ये पहले राज्यपाल थे। 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक थे। इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। और प्रथम भारतीय राज्यपाल आजादी से पहले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। देखिए ये जो है कि आजादी के बाद की बात हो रही है और ये आजादी के पहले की बात हो रही है। तो आजादी के पहले सबसे पहले जो भारतीय राज्यपाल थे ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ठीक ना। ये 1920 से 21 तक ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। राज्य प्रमुख, राज्यपाल बिहार के संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होती है। ये अनुच्छेद 154 में है, ठीक ना। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, तो किसी भी राज्य का जो होता है संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है, ठीक ना। और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती है। कुलाधिपति, तो अब बिहार के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। यानी देखिए राज्यपाल जो होते हैं, जिस भी राज्य के राज्यपाल है उस राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। शपथ दिलाना, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ठीक ना। ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। 1940, 1941, 1942, 1943। तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश जो नारायण थे ये हजारीबाग जेल से 1942 में भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। अब देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 2002 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था, ठीक ना। 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। उपाधि, इन्हें लोकमान के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, जनता का नेता, ठीक ना। लोकनायक, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो जयप्रकाश नारायण को। स्वतंत्रता संग्राम, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और वे हजारीबाग जेल से भाग निकले थे और आजाद दस्ता की गठन किया। देखिए आजाद दस्ता की गठन पूछ लेगा कौन किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समाजवाद, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो जो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसमें भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। सर्वोदय, आजादी के बाद विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। जो विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन था इसमें भी जुड़े थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। उसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति, 1974 में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जेपी आंदोलन का नेतृत्व 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य समाज के हर क्षेत्र में बदलाव लाना था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए मैक्सेस पुरस्कार, इनको 1965 में मैक्सेस पुरस्कार मिला था समाज सेवा के लिए, ठीक ना। 1965 में समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार मिला था। और भारत रत्न 1999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था, तो 1999 में भारत रत्न मिला था मरणोपरांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? 1905, 1911, 1919, 1921। तो ध्यान रखिएगा, भारत की राजधानी को 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक ना, दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में। अब देखिएगा घोषणा, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। कब? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। कारण, दिल्ली के केंद्रीय भौगोलिक स्थिति और कोलकाता में बढ़ता क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के कारण। ठीक ना, दिल्ली जो था ये केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण और कोलकाता में जो है कि क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। इस कारण क्या किया गया कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ला दिया गया। बंगाल विभाजन, इसी समय 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा, जिसका जो कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वायसराय, उस समय भारत के वायसराय हार्डिंग था। ठीक ना, उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो हार्डिंग था। पूर्ण कार्यवान में दिल्ली आधिकारिक तौर पर 1912 में राजधानी बनी और बाद में 1931 में नई दिल्ली का गठन हुआ। तो ये 1900 दिल्ली जो है 1912 में राजधानी बनी और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन, जो अभी हम लोग नई दिल्ली बोलते हैं, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और भारत के आजादी के समय जो इम्पोर्टेंट घटना थी उनको हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि डेट पूछ लेता है। जैसे 1757 का में क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी थी। उसके बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, 1857 का 1857 का विद्रोह आप लोग सुने होंगे। ये कब हुआ था? तो 1857 में। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 को। उसके बाद देखिए दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा 1942 में। अब देखिए भारत की स्वतंत्रता और विभाजन 15 अगस्त 1947 को। और भारत एक गणतंत्र कब बना था? तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक ना, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें का रिविजन हुआ होगा और बहुत सारी चीजें आप लोग सीखे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग रोज देखना चाहते हैं वीडियो और लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 7 बजे एक वीडियो मैं ऐसे ही डालता हूँ। ठीक ना, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बढ़िया बढ़िया चीज मैं लाने वाला हूँ। ठीक ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।